मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे जिला के मीडिया प्रभारी राकेश गर्ग जी। सबसे पहले तो आप सबको मैं नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना है कि आने वाला वर्ष सभी के लिए खुशियां लेकर आए, आने वाला वर्ष मंगलमय हो, ऐसा प्रभु से कामना करता हूं। साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले 10 साल का जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें जिस प्रकार से पूरे देश में अभूतपूर्व विकास हुआ, हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं, शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिला सिरमौर में भी, जिला सोलन में भी और जिला शिमला में भी अनेकों योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से चाहे हम इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट धौलाकुआं की बात करें, जो आज एक विश्व स्तरीय संस्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में मिला है, साथ ही साथ नाहन के मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, हम पांवटा साहिब शिलाई हाटकोटी जो ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है उसकी बात करें, या फिर अभी जिस प्रकार से पांवटा साहिब कालाम 4 लेन जिसका कि सर्वे का काम चला हुआ है, साथ ही साथ अगर जिला सोलन की बात करें तो जिला सोलन में जिस प्रकार से नालागढ़ का मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हम करें, चंडीगढ़ बद्दी 4 लेन की हम बात करें, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन की हम बात करें, और पिछले कल ही CRI कसौली में BSL-3 लैब का जो है शिलान्यास केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। कालका शिमला 4 लेन की हम बात करें, हम रेणुका डैम प्रोजेक्ट की बात करें जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, हम सुन्नी डैम प्रोजेक्ट की बात करें जहां लगभग 2800 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण का कार्य जो प्रारंभ हो गया है, या जिस प्रकार से BSNL को लेकर मेरे संसदीय क्षेत्र में भी लगभग 282 टावर्स जो कि आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगाए जा रहे हैं, उसका काम चला हुआ है। आज PMGSY के माध्यम से जिस प्रकार से सड़कों के लिए जहां प्रदेश को लगभग 2700 करोड़ रुपए मिला है, वहीं मेरे संसदीय क्षेत्र में भी लगभग 176 करोड़ से ज़्यादा की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। तो आज अनेकों ऐसे काम जो इस संसदीय क्षेत्र में हुए हैं, वो चाहे हम हर घर में नल के माध्यम से जल की बात करें, हम PMGSY सड़कों की बात करें, या अन्य जो भी संस्थान केंद्र सरकार के द्वारा इन पिछले 5 वर्षों की बात करें या जो लगभग पौने 10 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, उस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाए गए हैं। और आज मैं समझता हूं कि शिमला संसदीय क्षेत्र में भी विकास की दृष्टि से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसी का नतीजा है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स केंद्र के द्वारा भी स्वीकृत किए गए थे, आज उनके अलावा कोई भी नया काम प्रदेश की सरकार यहाँ या हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत करवाने में नाकाम रही। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला सिरमौर का दौरा प्रस्तावित सुना था, लेकिन कारण क्या रहे, किस वजह से उनका आना नहीं हो पाया, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी जिसको कह सकते हैं कि बड़ा जिला सिरमौर के साथ एक भेदभाव मैं इसको कहना चाहूँगा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी जिला सिरमौर में नहीं आ पाए। उनका आपदा के समय में आना हुआ, वो भी तब हुआ जब आपदा के निशान भी मात्र नहीं बचे थे। और
उसके बाद एक विवाह समारोह में अवश्य उनका आना हुआ, लेकिन इसके अलावा अभी तक मुख्यमंत्री जी का 1 साल बीत जाने के बाद भी जिला सिरमौर का आधिकारिक दौरा नहीं हो पाया, जो कि मैं समझता हूँ सिरमौर वासियों के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव है। हमने सोचा था मुख्यमंत्री जी आएंगे, बहुत सारी सौगातें देकर जाएंगे, बहुत कुछ करके जाएंगे, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। और जो जिला सिरमौर के लोगों को बड़ी आशाएं थी, जो बहुत उनका इंतजार कर रहे थे, तो मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया। कुल मिलाकर अगर हम प्रदेश की बात करें, जो सरकार सत्ता में आई है, जिससे बहुत अपेक्षाएं थी, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी, नए दौर की बात करती थी, 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक भी नया काम शुरू नहीं हो पाया। 1,500 संस्थान बंद कर दिए। जो गारंटियां दी थी, गारंटी कोई पूरी नहीं हो पाई। आज मैं पढ़ रहा था पिछले कल भी, बहुत सारे युवा साथी अपने दिल की भावना को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। 1 साल बीत गया, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का जो दफ्तर था हमीरपुर में, वो दोबारा नहीं खुल पाया। और जो बच्चे 1 साल से रोजगार के इंतजार में बैठे थे, जिनको नौकरियां मिलनी थी, जो वादा इन्होंने 5 लाख रोजगार देने का कहा था, प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो सारे हवाई हो गए। और करीब 10,000 बच्चे जो कोविड के समय नौकरी में लगाए गए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज प्रदेश की जनता इंतजार में है, कब 1,500 रुपये महिलाओं के खातों में आएंगे, कब 300 यूनिट फ्री मिलेगी, कब किसानों से गोबर और दूध खरीदा जाएगा। उसके बारे में पिछले दिनों जो पशुपालन मंत्री, उनके बयान आए थे कि 1 जनवरी से हम जो है गोबर खरीदना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन आज तो 2 तारीख हो गई, अभी तक उस दिशा में कुछ नहीं हुआ। और यही नहीं है, बेरोजगार युवा आज नौकरी की तलाश में है, वो भी कब उनको नौकरी मिलेगी, कब जो इनकी गारंटियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, 12,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, 1,500 संस्थान आपने बंद किए, आप कहते थे हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, कोई एक भी स्कूल नया नहीं खुल पाया, कोई एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं हो पाई, तो ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। तो मैं समझता हूं प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है जनता के साथ किए हुए वादे पूरा करने में। और दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को भरपूर समर्थन मिला है, भरपूर सहयोग मिला है। वो चाहे जब भाजपा की सरकार थी उस समय भी मिला, और जब अब कांग्रेस की सरकार है तो भी केंद्र सरकार जो है निरंतर प्रदेश को सहायता कर रही है। केंद्र के द्वारा निरंतर, चाहे आपदा के समय की बात हो या फिर अन्य जो PMGSY 3 के माध्यम से जिस प्रकार से सड़कों के लिए पैसा स्वीकृत हुआ, पिछले दिनों जल शक्ति विभाग के द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो है राशि स्वीकृत की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो केंद्र सरकार का निरंतर हिमाचल प्रदेश के लिए नई नई योजनाएं स्वीकृत करना और हिमाचल प्रदेश के लिए निरंतर सहयोग देना, और दूसरी ओर प्रदेश की जो सरकार जो बड़े बड़े गारंटियां देकर सत्ता में आई है, वो पूर्ण रूप से नाकाम हिमाचल प्रदेश में साबित हुई है। एक कश्यप साहब, सहकारी समितियों में आपके अमित शाह जी ने, उनके पास ये मंत्रालय है सहकारी सभाओं का, उसमें बहुत सारी उन्होंने योजनाएं जो थी वो पूरे देश के लिए थी, जिसमें प्रदेश को भी मुख्य रूप से शामिल किया गया था। मगर अभी तक धरातल पे बहुत सारी योजनाएं जो है नहीं उतर पा रही हैं। सिर्फ एक कंप्यूटरीकरण जो सहकारी समितियों में किया जाना था उसमें, वही अभी तक कर पाए हैं। बाकी अभी तक ना टूरिज्म को लेके कुछ प्रदेश सरकार योजना बना पाई है, और जो यहाँ पे योजना है उनको भी धरातल पे नहीं उतार पाई है। तो ऐसे स्वरोजगार, एक तो बेरोजगारी है, ऊपर से रोजगार किस तरीके से दे पाएंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं प्रदेशों के लिए स्वीकृत होती हैं, और धरातल के ऊपर उनका एग्जीक्यूशन करना उन प्रदेश सरकारों का दायित्व है। जहाँ तक सहकारी समितियों की आपने बात कही है, तो निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान कांग्रेस की सरकार प्रदेश में सत्तासीन है, और
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इनिशिएटिव लेकर सहकारी समितियों को मजबूत करना चाहिए, उनको सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि लोगों के जो अनेकों काम इनके माध्यम से किए जाते हैं। तो मेरा ये प्रदेश सरकार से आग्रह रहेगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जाए। साहब, देर सवेरी से हिमाचल प्रदेश में हाटी अधिनियम लागू कर दिया सरकार ने, इस पर कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हाटी की बात है, ये मांग लगभग पिछले 55 सालों से चली आई थी और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में आगे आकर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। केंद्र के द्वारा पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली और उसके बाद पूर्व सरकार के समय में कैबिनेट से मंजूरी के बाद लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद राष्ट्रपति महोदया की संस्तुति भी हुई। उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं थीं जो कि इसको लेकर थी। जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, उनकी डिमांड थी कि उनको एसटी नहीं बनाया जाए, उनको जनजाति से बाहर रखा जाए। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाटी को रजिस्टर करवाना आरजीआई के पास, ये भी एक बड़ा कार्य था। तो अनेकों ऐसी औपचारिकताएं थी जिसको कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में इसको पूरा किया गया, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, जिसने इसके ऊपर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, जो नोटिफिकेशन अगस्त माह में आ गई थी उसको पहले दबा कर रखा और उसके बाद इसके अंदर कमियां ढूंढने का प्रयास किया। ऐसी कमियां जो कहीं धरातल पर नहीं थी। एक तो एससी अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर भ्रमित करने का प्रयास किया। दूसरा, इसको कब से लागू किया जाएगा, जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद सभी राज्यों में लागू, जो अन्य राज्य जहां पर इसी दौरान जो ये बिल पारित हुए थे, हमारे हिमाचल के साथ साथ ही उन राज्यों में इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने इसको भी लटका कर रखा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन भी प्रदेश की सरकार ने, जो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई आवश्यकता थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को लटकाने के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस की नीत रही है, लटकाना, अटकाना, भटकाना, जनता को भ्रमित करके रखना, और जो उनका प्रयास था उसमें वो असफल रहे। केंद्र सरकार ने क्लेरिफिकेशन भी दे दी और मैं अभी बधाई देना चाहूँगा जो ट्रांसगिरी के हाटी हैं उनको, जिनको कि जनजातीय का दर्जा मिला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अनुसूचित जाति वर्ग, जिनकी ये डिमांड थी कि उनको जनजाति से बाहर रखा जाए, उनको इससे बाहर रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के हक को भी बरकरार रखा गया है और जो लोग जनजाति की डिमांड करते थे उनको जनजाति का दर्जा भी मिला है। तो मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा। और जो पिछले 55 साल पुरानी मांग थी, जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी के जो लोग थे, जो निरंतर इस मांग को कर रहे थे, उस मांग को केंद्र सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। तो मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ मिलेगा।